बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंटिन्यू करते हैं पिछली वीडियो को और हम पहुंचे थे कि स्ट्रेटजी में एथिकल इम्प्रूवमेंट जो है वो अब बेहतर हो रही है। और नेक्स्ट है JIT, जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम होता है कि बस आपके रॉ मटेरियल फैक्ट्री में एंटर हो, यानी वेंडर जो है सुबह जब प्रोडक्शन स्टार्ट होती है वो अपनी चीज़ें फैक्ट्री में सप्लाई करता है और वो स्टोर में जाए बगैर सीधी प्रोडक्शन हॉल में जाती है, वहाँ पे प्रोडक्शन होती है और जो फिनिश गुड होती है वो प्रोडक्शन से सीधी जो डिस्ट्रीब्यूटर का वेयर हाउस है वहाँ पे डिस्पैच हो जाती है। यानी ना तो रॉ मटेरियल आपके वेयर हाउस में लोडिंग अनलोडिंग होती है, ना ही फिनिश प्रोडक्ट वेयर हाउस में जाती है। रॉ मटेरियल फैक्ट्री में एंटर होंगे, प्रोडक्ट बनेगी और प्रोडक्ट सीधे डिस्ट्रीब्यूटर जिसका ऑर्डर है उसको डिस्पैच हो जाएगी। ये जस्ट इन टाइम है। ये बेसिकली जितनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उनमें उन्हीं से स्टार्ट हुआ था, उन्हीं में इम्प्लीमेंट भी हो रहा है, लेकिन और इंडस्ट्री भी अब इसमें काफ़ी वर्क कर रही हैं। इवन मैं जिस फूड इंडस्ट्री में था तो वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें जस्ट इन टाइम के ऊपर हमने कन्वर्ट की थी कि और ये इसके पीछे ज़रा स्ट्रॉन्ग सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट चाहिए कि चीज़ें, कुछ प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, सारी की नहीं, तो उनकी चीज़ें आती थी, प्रोडक्शन होती थी और फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्पैच कर दी जाती थी। ना तो रॉ मटेरियल स्टोर होता था, ना ही फिनिश गुड होती थी। और इसी तरह से अगर इंडिया में हीरो होंडा की एग्जांपल बुक्स में आम अवेलेबल है कि वहाँ पे आई थिंक 1 लाख मोटरसाइकिल डेली बनती है, और ये भी कोई 10 साल पहले की एग्जांपल है जो पुरानी बुक्स में अवेलेबल है कि 1 लाख मोटरसाइकिल डेली बनती है और वो जस्ट इन टाइम के ऊपर बन रही होती है कि उनके जितने भी वेंडर हैं वो सुबह जब प्रोडक्शन का टाइम स्टार्ट होता है तो उनकी गाड़ियाँ वहाँ पे लगी होती हैं लाइन में, जो भी उसका टायर है, हैंडल है, इंजन है, नट बोल्ट्स हैं। अब वो सप्लायर अपनी चीज़ें डिलीवर करते हैं, वो आगे प्रोडक्शन लाइन में चलती हैं और मोटरसाइकिल असेंबल होता है और असेंबल तैयार मोटरसाइकिल जो है वो गाड़ी के ऊपर लोड होता है और डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्पैच हो जाता है। तो ना रॉ मटेरियल यानी कि वो जो इक्विपमेंट है, पार्ट्स हैं, वो स्टोर होते हैं, ना ही फिनिश मोटरसाइकिल स्टोर में स्टोर होता है। चीज़ें आती हैं, बनती हैं और फिनिश गुड आगे चली जाती है। तो इसको जस्ट इन टाइम कहते हैं। तो जस्ट इन टाइम को हम स्ट्रेटजी में लेंगे कि हमने जो प्रोक्योरमेंट करनी है वो जस्ट इन टाइम के ऊपर हो, या कम से कम इसमें मिनिमम टाइम जो इन्वॉल्व होता है। लाजमी नहीं कि आप बिल्कुल एक जो स्ट्रेटजी है उसको स्टार्ट में ही फुली 100% अचीव कर लें। जब आप जस्ट इन टाइम को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हो सकता है कि आपका वो जस्ट इन टाइम 1 वीक का हो कि जी 1 हफ्ता पहले रॉ मटेरियल आए, फिर प्रोडक्शन हुई, फिर उसकी फिनिश गुड 2-4 दिन पड़ी रही और फिर चली गई, फिर हमने उसको थोड़ा और रिड्यूस किया साइकिल को, तो हमने वो जो 1 हफ्ता रॉ मटेरियल स्टोर में थे उसको 4 दिन के ऊपर ले आए। 4 दिन पहले रॉ मटेरियल आए, प्रोडक्शन हुई, फिर 2-3 दिन स्टोर में पड़ी रही फिनिश गुड, फिर चली गई, फिर और रिड्यूस किया, 2 दिन पे आ गए, फिर 1 दिन के ऊपर आ गए। तो ग्रेजुअली ये पॉलिसीज जो है वो इम्प्लीमेंट होती हैं। तो लेकिन हाँ, स्ट्रेटजी बनाने का मकसद ये होता है कि हमने इसको अचीव करना है, कितना कर चुके हैं और कितना आगे करना है। ये फिर गोल इसीलिए डिसाइड किए जाते हैं कि मॉनिटरिंग जो होती है वो इसी पर्पज़ के लिए होती है कि हमने जो ऑब्जेक्टिव रखे हुए हैं उनको मॉनिटर करना है और उसको 100% जो एक्यूरेसी लेवल है वहाँ पे लेके आना है। तो इस तरह से हम जस्ट इन टाइम के लिए स्ट्रेटजी बनाएंगे और उसको इस प्रोसीजर के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे कि जो हमारे प्रोक्योरमेंट का प्रोसीजर है उस पर जस्ट इन टाइम भी एक स्ट्रेटजी हो सकती है। मिनिमम सप्लायर, हमने मिनिमम सप्लायर से काम करना है। मिनिमम सप्लायर से मुराद होती है कि आपका जो वर्कलोड है वो कम हो, आपके रिलेशनशिप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। 2 टाइप की आइटम होती हैं, या डायरेक्ट आइटम होगी या इनडायरेक्ट होगी, यानी या रॉ मटेरियल होंगे या जनरल आइटम होगी। रॉ मटेरियल के लिए ऑलरेडी आपके मिनिमम सप्लायर होते हैं और मोस्टली एक ही सप्लायर होता है और बहुत कंपनी बड़ी है और रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस कर रही है और किसी किस्म का भी रिस्क नहीं लेना चाहती और समझती है कि हमें सेकंड लाइन में एक और सप्लायर ऐड करना चाहिए।
तो वो 2 पे चली जाएगी। अदरवाइज़ एक ही सप्लायर उसके लिए काफ़ी होता है। एप्पल जो दुनिया का नंबर 1 ब्रांड है, अगर उसको देखेंगे तो उसके पास एक ही चाइना में सप्लायर है जहाँ से उसकी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होती है। तो अब मिनिमम सप्लायर, जब आप अपने जो क्रिटिकल रॉ मटेरियल है जिसकी आपको हर हाल में बगैर किसी रुकावट के और डेली ज़रूरत है, उसके लिए एक सप्लायर रख सकते हैं। तो जो जनरल आइटम है जो कॉमनली अवेलेबल हैं और आप कभी किसी से भी खरीद सकते हैं, उनके लिए आपको 8-10 सप्लायर रखने की ज़रूरत नहीं होती। तो मिनिमम 3 सप्लायर की रिक्वायरमेंट होती है कि आप 3 से कोटेशन लें जनरल आइटम की, और उनमें से जो लोएस्ट है उससे ऑर्डर दे दें, या अगर नेगोशिएट करना चाहें तो नेगोशिएट कर लें। ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट की क्वांटिटी पे, उसकी अमाउंट के ऊपर, और आपका जो कॉमन सेंस है कि प्रोक्योरमेंट वाले का नॉलेज होता है कि जो चीज़ मैं RFQ में डाल रहा हूँ प्राइस के लिए, तो उनको अंदाज़ा होता है कि इसकी हिस्ट्री में क्या प्राइस थी, अभी करंट मार्केट में क्या प्राइस चल रही है, और आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो वेंडर उसके लिए प्रोक्योरमेंट को कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। मेरे जहन में कोई मुनासिब वर्ड नहीं आ रहा है, मतलब उससे कुछ प्ले नहीं कर सकता प्रोक्योरमेंट वाले से कि जी इसकी प्राइस तो मार्केट में इतनी है, ऐसे नहीं होता। जनरल आइटम की प्राइसेस ऑलमोस्ट प्रोक्योरमेंट वालों के फिंगर टिप्स पे होती हैं कि मार्केट में जो चल रही हैं। तो मिनिमम सप्लायर के साथ जब आप काम करेंगे तो कंफर्टेबल होंगे, हेजल कम होगी, वर्किंग कम होगी कि आप 10 कोटेशन कॉल करके 10 कंपाइल कर रहे हैं, 10 का कंपैरिजन में 10 को एंटर कर रहे हैं, तो ये एक लंबा काम है। इतना प्राइसेस का डिफरेंस नहीं होता है जनरल आइटम के लिए। और जो आपके रॉ मटेरियल होते हैं वो डिसाइडेड होते हैं बाई मैनेजमेंट, बाई CEO, जो भी टॉप के ऊपर बैठा हुआ है HOD, और मोस्टली चीज़ें जो टॉप मैनेजमेंट होती है वही डिसाइड करके HOD से को बता देती है कि भाई ये सप्लायर है तो इससे हमारी ये प्राइस जो है वो तय हो चुकी है और इसको हमने लॉक कर दिया है। अनलेस के कोई मार्केट में कोई बड़ी चेंज नहीं आती तो आपने इनको इस प्राइस के ऊपर ऑर्डर करते रहना है, और वहाँ पे सिर्फ मॉनिटरिंग का काम रह जाता है। सप्लाई को मॉनिटर करना है, क्वालिटी को मॉनिटर करना है, वेंडर से रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रखनी है। तो इस तरह की एक्टिविटी होती है। अदरवाइज जो रॉ मटेरियल की सप्लाईज होती हैं वो डिसाइडेड होती हैं, उनका वेंडर भी, प्राइस भी बाय टॉप मैनेजमेंट या CEO की तरफ से। नेक्स्ट है इनोवेशन। आप इनोवेशन के लिए कोई स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि हमने जो गुड सर्विसेज में अगर कुछ इनोवेटिव टाइप का कुछ आइडिया ऐड कर सकते हैं कि आप प्रोडक्शन के साथ मिलके ऐसी चीज़ों को इनोवेटिव कर सकते हैं जो इंपोर्ट हो रही हैं, लेकिन आप उनको लोकल मार्केट से फैब्रिकेट करवा सकते हैं, डिज़ाइन करवा सकते हैं, उसका कोई अल्टरनेट मतलब रेप्लिका या कॉपी करवा के उसको लोअर प्राइस के ऊपर लोकल मार्केट से ले सकते हैं। या आप इन हाउस प्रोडक्शन के ऊपर जा सकते हैं कि जी ये जो हमारी इतनी रिक्वायरमेंट है इस आइटम के लिए, तो अगर हम इसको इन हाउस प्रोड्यूस करना शुरू कर दें तो ये हो सकता है। अभी मैं चूँकि काफ़ी मैं ख़ुद बिज़नेस करता हूँ तो मेरी काफ़ी सप्लाईज होती हैं। तो एक फूड इंडस्ट्री है यहाँ रायविंड में, तो उन्होंने मुझसे कुछ रिक्वायरमेंट मांगी, तो मैंने उनको कहा कि जी हम लोग ये फेस मास्क और वो जो PP की आइटम होती हैं, डिस्पोजेबल कैप और शू कवर, ये भी सप्लाई करते हैं, तो अगर आप मुझे चांस दें मैं आपको सैम्पलिंग करवा दूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि यार हमने 2 दर्जी बैठाए हुए हैं मशीनें लेके, तो वो जितनी भी एम्प्लॉइज़ के फेस मास्क, कैप और इस तरह की चीज़ें होती ना, वो बस बैठे बनाते रहते हैं और हमारा काम सस्ते में चल रहा है। तो अब ये जो आइडिया जिसने भी दिया होगा तो ये एक अच्छा आइडिया है। तो इस तरह के आइडियाज़ प्रोक्योरमेंट वाले दे सकते हैं, इनोवेशन मतलब कर सकते हैं। और तो इस तरह से ये स्ट्रेटजीज होगी कि पॉलिसी बताया कि थोड़ी मुख्तसर होगी, सिंपल सी होगी, और पॉलिसी को कंप्लीट करने के लिए यानी पॉलिसी के लिए अमल करने के लिए हम प्रोसीजर बनाएंगे, और प्रोसीजर के ऊपर स्ट्रेटजी बनाएंगे। स्ट्रेटजी के ऊपर फिर गाइडेंस हो सकती है, लेकिन गाइडेंस रिटन नहीं होती। प्रोक्योरमेंट मैनुअल में पॉलिसी होगी और प्रोसीजर होंगे, और स्ट्रेटजी
जो है वो सम टाइम ऐड हो सकती है और सम टाइम नहीं भी हो सकती। ये डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब अगर कोई जस्ट इन टाइम पे नहीं जाता तो उसको क्या ज़रूरत है कि वो पुलिसी प्रोसीजर के साथ जस्ट इन टाइम को मैनुअल में डाल दे। तो बहुत सारी जगहों पे स्ट्रेटजीज़ वहाँ पे शामिल नहीं होती, लेकिन डिपार्टमेंट में एक एनवायरनमेंट चल रही होती है। डिपार्टमेंट के लोगों को पता होता है कि हमने जो प्रोसीजर फॉलो करनी है उनमें कौन कौन सी स्ट्रेटजी हम पीछे इम्प्लीमेंट करते आ रहे हैं और किन को आगे लेके चलना है। और हो भी सकती है आप इसको मैनुअल में ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन जो गाइडेंस है वो उसमें नहीं होते। गाइडेंस आप फिर इस स्ट्रेटजी के लिए ले सकते हैं, प्रोसीजर के लिए ले सकते हैं कि सर अगर मैं जस्ट इन टाइम पे जाऊं तो आपका क्या ख्याल है, आप मुझे थोड़ा गाइड कर दें ताकि मैं इसके ऊपर कुछ काम कर सकूं। तो ये गाइडेंस है। तो पॉलिसी होगी, प्रोसीजर होंगे, स्ट्रेटजी होगी और गाइडेंस होगी। इनके ऊपर प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट चल रहा होता है। अब देखते हैं कि जो पॉलिसी के ऊपर तो प्रोसीजर बन गया, तो अब प्रोसीजर को एक एक करके चेक कर लेते हैं, क्योंकि प्रोक्योरमेंट में जो कुछ भी होना है या होता है वो सब मैनुअल के ऊपर बेस कर रहा होता है। दो ही चीज़ें हैं प्रोक्योरमेंट में सीखने वाली। नंबर 1 तो आपका पूरा जो फ्लो है प्रोक्योरमेंट का कि कहाँ से स्टार्ट होता है प्रोक्योरमेंट का काम और कहाँ तक जाता है। जैसे रिक्विजिशन से स्टार्ट होता है कि स्टोर वाले रिक्विजिशन बजवाते हैं, तो उसके ऊपर फिर आप सोर्सिंग करते हैं और उन वेंडर को रजिस्टर करते हैं। फिर उन वेंडर से आप RFQ या कोटेशन कॉल करते हैं, फिर उसका कंपैरिजन बनता है। फिर उस कंपैरिजन में जो लोअर साइड के ऊपर होता है या जिसको भी आप डिसाइड करते हैं उसको आप PO इशू करते हैं। फिर PO के ऊपर सप्लाई होती है तो स्टोर वाले एक GRN इशू करते हैं। GRN के साथ वो सब डॉक्यूमेंट्स लगा के जो पीछे मैंने बोले हैं और सप्लायर की इनवॉइस लगा के सप्लायर को पेमेंट करवा दी जाती है। एक सीखने वाली ये चीज़ है, ये टोटल प्रोसेस है। जब आपको प्रोसेस समझ आ गया कि ये इस स्टेप से चलना है, तो अब ये सारे का सारा प्रोसेस आपने करना कैसे है, उसके लिए आपको मैनुअल की ज़रूरत है। पॉलिसी क्या है, स्ट्रेटजीज़ क्या है, यानी वो डिपार्टमेंट जिसमें आपने जॉब करनी है या कर रहे हैं उसमें प्रोसेस तो एक ही फॉलो होगा जो मैंने बताया, लेकिन उस प्रोसेस को आपने करना कैसे है उसके लिए उस कंपनी का मैनुअल आपको देखना पड़ेगा। तो हर कंपनी के मैनुअल में कुछ चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं। वो अपनी सहूलत के हिसाब से कुछ चीज़ों को कम भी कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये फिर उस कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। तो लेकिन जनरली जो भी चीज़ें प्रोसीजर में डिफाइन होंगी स्ट्रेटजी में, वो ऑलमोस्ट सिमिलर लाइक ही होंगी। तो पहले देखते हैं अथॉरिटी टू एक्सेप्ट एंड प्रोसेस। The level of responsibility will be outlined in a company handbook as well as being part of a procurement policy. There may be a delay in goods or services being ordered received. अगर प्रोसीजर नहीं होंगे तो हो सकता है, यानी कि ये वाला प्रोसीजर इसकी बात कर रहा हूँ कि अथॉरिटी टू एक्सेप्ट एंड प्रोसेस, इसका मतलब कि रिक्विजिशन जो आ रही है वो कौन एक्सेप्ट करेगा और उसको प्रोसेस कौन करेगा। तो इसके लिए हम एक प्रोसीजर बना लेंगे। अगर हम प्रोसीजर नहीं बनाएंगे तो हो सकता है कि वो रिक्विजिशन डिपार्टमेंट में कहीं पड़ी रहे, डिस्पैचर के पास पड़ी रहे जिसको आई है, या कंप्यूटर के अंदर, अगर कंप्यूटराइज सिस्टम चल रहा है तो कंप्यूटर के अंदर ही पड़ी रहे, उसको कोई ऑथोराइज ना करे, उसको रिसीव करने के लिए ऑथोराइज ना करे कंप्यूटर को कि भाई ये मैंने रिसीव कर लिया, तो वो वहीं पे पेंडिंग पड़ी रहेगी। तो इसलिए कोई एक बंदा या एक से ज़्यादा लोग ऑथोराइज होने चाहिए कि जब भी रिक्विजिशन स्टोर से आएगी, खा वो मैनुअली हार्ड कॉपी आती है या कंप्यूटर में आती है, तो उसको ऑथोराइज कोई करे। कंप्यूटर में होगी तो वो उसको एंटर करके ऑथोराइज करके रिसीव कर लेगा, तो वो प्रोक्योरमेंट की लिस्ट में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी कि ये रिक्विजिशन आपने रिसीव कर लिया है, इसके ऊपर आगे आपने प्रोसेस करना है। और अगर वो मैनुअल हार्ड कॉपी होगी तो तब भी आप उसकी रिसीविंग देंगे सेकंड कॉपी के ऊपर और ओरिजिनल को अपने पास रख लेंगे कि अब ये जिस बंदे के भी रिलेटेड है उसको मैं फॉरवर्ड करता हूँ ताकि वो इसके ऊपर प्रोसेस कर ले। तो ये अथॉरिटी किसके पास होनी चाहिए? अब इसको आप
मतलब वो कंपनी डिफाइन करेगी या प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का जो एचओडी है, इंचार्ज है, वो डिफाइन करेगा मैनुअल के अंदर, प्रोसीजर के अंदर कि ये कौन कौन बंदा रिसीव कर सकता है। उसमें जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि जो इंचार्ज है प्रोक्योरमेंट का वो भी रिक्विजिशन को रिसीव कर सकता है, जो सेकंड लाइन में बंदा है वो भी रिसीव कर सकता है, और जो थर्ड लाइन में बंदा होगा जैसे कि उसके नीचे डिप्टी मैनेजर हो सकता है, असिस्टेंट मैनेजर हो सकता है, तो वो दोनों रिसीव कर सकते हैं और इंचार्ज भी कर सकता है। तो वो प्रोसेस में डाल देंगे कि जो 3 लोग रिक्विजिशन को जब भी वो आती हैं तो उनको रिसीव कर सकते हैं। तो अब अगर मैनेजर बैठा है तो वो कर सकता है, अगर नहीं बैठा तो उसके नीचे जो 2 लोग हैं वो कर सकते हैं, अगर 2 नहीं बैठे तो तीसरा कर सकता है। तो इस तरह से 3 लोगों को ऑथोराइज कर दिया कि भाई जब भी आए तो आप तीनों में से जो अवेलेबल है। तो नॉर्मली जो सबसे नीचे बंदा बैठा होता है तीसरी लाइन में, उसकी ड्यूटी लग जाती है कि भाई जब भी रिक्विजिशन आएगी तो हमें ना डिस्टर्ब करना। जो ऊपर सीनियर लोग होते हैं वो थोड़े इस तरह की छोटी चीज़ों को करना पसंद नहीं करते, टाइम भी नहीं होता उनकी, वो कुछ और डिसीजन मेकिंग में लगे होते हैं। तो जो सबसे नीचे होगा असिस्टेंट मैनेजर, उसकी ड्यूटी लगा दी जाएगी, वो प्रोसेस में ऑथोराइज होगा और वो जितनी भी रिक्विजिशन आएगी उनको रिसीव करेगा और बॉस की टेबल पे रख देगा कि सर ये सारी रिक्विजिशन आज की हैं तो आप इन पे एक नज़र डाल लें। नेक्स्ट है उसको प्रोसेस करना। अब रिसीव तो असिस्टेंट मैनेजर ने कर ली या जो भी ऑथोराइज है उसने कर ली, अब उसको प्रोसेस किसने करना है? तो प्रोसेस करने के लिए उनके ऊपर उसको इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेगी, जो भी ऑथोराइज बंदा। पहले तो जिस प्रोसेस करने के लिए अथॉरिटी डिफाइन की जाएगी प्रोसीजर के अंदर, तो वो एचओडी होगा यानी इंचार्ज हो सकता है, या इंचार्ज अपने नीचे किसी और को भी दे सकता है, लेकिन इस तरह की अथॉरिटी नॉर्मली इंचार्ज किसी और को नहीं देता, या अगर दे भी तो वो इमरजेंसी में रेस्ट्रिक्टेड होती है कि अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ, छुट्टी पर हूँ या ऑफिस में नहीं हूँ, तो फिर मेरी सेकंड लाइन में जो बंदा है वो इसको प्रोसेस करने के लिए ऑथोराइज कर सकता है। ये मैं प्रैक्टिस बता रहा हूँ, लेकिन आप प्रोसीजर में कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि एचओडी की नज़र में होना चाहिए कि जो रिक्विजिशन आ रही है उसमें क्या आइटम है, कितनी उसका वॉल्यूम है, कितनी अमाउंट उसके ऊपर खर्च होगी, उसका बजट की क्या पोजीशन है। इस तरह की चीज़ें डिसीजन मेकिंग में आती हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली एचओडी का नाम ही होता है कि एचओडी प्रोसेस करने के लिए उसको रिक्विजिशन को आगे भिजवाएगा। तो अगर वो छुट्टी पर है तो इन केस वो नहीं है तो फिर सेकंड ऑप्शन होगी कि डिप्टी मैनेजर उसको प्रोसेस करने के लिए ऑथोराइज कर दे। तो अब ये प्रोसीजर बन गया। तो अब जितनी भी रिक्विजिशन आएंगी नेक्स्ट ऑनवर्ड, जब प्रोसीजर बन गया तो वो इसी तरह से एक बंदा रिसीव करेगा और उसके बाद जो भी ऑथोराइज होगा प्रोसेस करने के लिए वो उसको मार्क करेगा रिक्विजिशन को, जो कंसर्न आदमी जिसने उसको प्रोक्योर करना है कि भाई ये रिक्विजिशन, जैसे अमजद बैठा है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में, तो अमजद का नाम लिखेगा और उसको इंस्ट्रक्शन लिख देगा कि प्लीज़ प्रोसीड दिस रिक्विजिशन और साइन करेगा, डेट डालेगा। बहुत सारी जगहों पे ये भी होता है कि जी रिक्विजिशन आई या बॉस ने देखी और उसने कहा अमजद से कि यार ये ले जाओ और देख लो, इसको कर दो, भिजवा दो ये चीज़ें, और ना उसने साइन किए हैं ना उसने कोई इंस्ट्रक्शन लिखी हैं, लेकिन देख लिया। तो ये गलत तरीका है। इससे ये बैड प्रैक्टिस होती है कि जब भी वो रिक्विजिशन किसी प्रॉब्लम में जाएगी, उसमें कोई करप्शन इन्वॉल्व होती है, उसमें कोई डिले इन्वॉल्व होता है, उसमें कुछ और किस्म की प्रॉब्लम आती है, तो बॉस यानी ये उस प्रोक्योरमेंट वाले बंदे की बात कर रहा हूँ जो उसको प्रोसेस कर रहा है, तो उसकी मुसीबत आ जाएगी। बॉस बिल्कुल आंखें ऊपर रखे हुए वो कहेगा यार ये तो मुझे आपने दिखाई नहीं, मेरी तो नज़र से नहीं गुजरी, मुझे बताया ही नहीं कि आपने पता नहीं आई है और आपने इसको उठाया और काम शुरू कर दिया, कम से कम मुझे तो बता देते कि ये रिक्विजिशन है। तो इस तरह के कुछ इंसिडेंट हो सकते हैं। तो उनसे बचने के लिए हर रिक्विजिशन के ऊपर जो भी प्रोसेस करने की अथॉरिटी है उसके साइन, डेट होनी चाहिए, इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कि आप इसको प्रोसेस करें, और जिसने करनी है उसका नाम होना चाहिए कि भाई आप इसको प्रोसेस करें। तो ये एक करेक्ट वे है। और एडिटर जहाँ पे ज़्यादा बेहतर प्रोसेस कर रहे होते हैं वो इन चीज़ों को चेक करते हैं कि क्या रिक्विजिशन के ऊपर उस अथॉरिटी के साइन है जिसको प्रोसीजर में प्रोसेस अथॉरिटी डिक्लेयर किया गया है।
अच्छा, नंबर 2 है अथॉरिटी